हाय गाइस, दिस इज़ तन्वी एंड हम वापस आते हैं एक नया लेसन में अंडर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कॉलोनीज़। अब हमने मेनली बाकी चैप्टर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे अमेरिका और ब्रिटेन में हो रहा था वो देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे इंडियाज़ जो कॉलोनीज़ थे, बड़े बड़े वेस्टर्न पावर्स के, वो अपने फैक्ट्रीज़ और नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान कैसे बढ़ाया। अब एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। अब हम जब अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, जब मशीन्स थे नहीं, तब सिल्क और कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया पूरे वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। सारे कंट्रीज़ इंडियन गुड्स को प्रेफर करते थे क्योंकि यहाँ पर फाइनर वैरायटीज़ आता था। आर्मेनियन पर्शियन मर्चेंट्स इंडिया से गुड्स ले जाते थे टू अफ़गानिस्तान, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया, एंड बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स कैमल बैक में वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, माउंटेन पासेस एंड डेजर्ट्स के थ्रू जाया करते थे। और इवन सी ट्रेड्स में हमारे प्री कॉलोनियल पोर्ट्स लाइक सूरत और मसूलीपट्टनम एंड हुगली, ये सब हमें साउथ एशियन पोर्ट से कनेक्ट करते थे। तो इंडिया वाज डोमिनेटिंग द इंटरनेशनल मार्केट इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल। वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे वो ये नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व थे। फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग टू एक्सपोर्टर्स, ये पूरा प्रोसेस में बहुत लोग इन्वॉल्व थे। जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो लिंक करते थे पोर्ट टाउन्स टू इनलैंड रीजन्स। तो वो अब क्या करते थे कि वो वीवर से एडवांस लेते थे और फिर वो जो वोवन क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे वीवर्स, वो वीविंग विलेजेस से लेते थे, और ये जो सप्लाई उन्हें मिलता था वो अब पोर्ट्स में ले जाते हैं। अब पोर्ट्स में क्या होता था, जो बिग शिपर्स और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स होते थे उनके पास ब्रोकर्स होते थे जो नेगोशिएट करते थे प्राइसेस। सो वो नेगोशिएट करके गुड्स को ख़रीद लेते थे और फिर अपने मर्चेंट्स को इनलैंड जो ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें दे देते थे। अब 1750s तक ये जो नेटवर्क अब क्रिएट हो चुका था इंडियन मर्चेंट्स के बीच, वो अब ब्रेक डाउन होने के वर्ज पे था। जो यूरोपियन कंपनीज थे वो पावर गेन करने लग गए। फर्स्ट उन्होंने लोकल कोर्ट से वैरायटी ऑफ कंसेशंस गेन किया और उसके बाद मोनोपोली ऑफ राइट्स टू ट्रेड भी गेन कर लिया। एंड उसके वजह से क्या हो रहा था, जो ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत और हुगली थे वो उनके पास जो ट्रेड था वो डिक्लाइन हो रहा था, जिसके थ्रू लोकल मर्चेंट्स ऑपरेट करते थे। द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दिस पोर्ट जब बहुत ज़्यादा ही गिर गया और क्रेडिट जो इनको फाइनेंस करने में लग रहा था वो कम होते गया, तो लोकल बैंकर्स भी स्लोली बैंकरप्ट होने लग गए। और जो लास्ट ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी में सूरत अराउंड 16 मिलियन रुपीज़ का ट्रेड करता था, अब 1740s तक सिर्फ 3 मिलियन कर रहा था। सूरत और हुगली जैसे पोर्ट्स गिर रहे थे, बॉम्बे और कैलकटा आगे आ रहे थे, और ये जो शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड पोर्ट्स टू द न्यू वंस था वो इंडिकेट कर रहा था कि कैसे कॉलोनियल पावर इन इंडिया ग्रो हो रहा है। और जो ट्रेड था ये न्यू पोर्ट्स में वो मेनली यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल कर रहे थे, और ये सारे ट्रेड यूरोपियन शिप से हो रहे थे। जब बहुत सारे ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स हो रहे थे, तब जो से भी पुराने वालों को सरवाइव करना था, उन्हें अब एक नए सेट ऑफ नेटवर्क में काम करना था जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कंट्रोल कर रहे थे। बट ये सब चीज़ों ने लाइफ ऑफ वीवर्स और आर्टिशंस को कैसे इफेक्ट किया। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू द वीवर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1760s तक पावर में आ चुका था, पर उसके वजह से ग्रेजुअली डिक्लाइन, इनिशियली डिक्लाइन नहीं हुआ इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। जब ब्रिटिश आए तब ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज जो थे वो इतने एक्सपैंडेड नहीं थे, और इंडियन फाइन टेक्सटाइल अभी भी बहुत डिमांड में थे। सो कंपनी क्या चाहता था कि वो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कंट्रोल कर पाए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर ओवर बंगाल एंड कर्नाटक इन 1760s एंड 1770s, उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था एक रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज़ ये सारे जो
बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो भी इंडिया के ट्रेड में मोनोपोली लेने के लिए कम्पीट कर रहे थे। जो वीवर या मर्चेंट होता था उसके पास एबिलिटी थी कि वो बार्गेन कर बेस्ट सेलर को अपना माल बेच दे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर इंडिया पर दबाव डाल दिया, तब उनके पास राइट टू ट्रेड की मोनोपोली आ गई। अब उसके सिस्टम के अंदर उन्होंने पूरे ट्रेड कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया और सारे कंपटीशन को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की, कंट्रोल कॉस्ट किया और रेगुलर सप्लाईज को इंश्योर करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए। तो उनका फर्स्ट स्टेप ये था कि उन्होंने ये इंश्योर करने की कोशिश की कि जो वीवर्स है वो उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ताकि कंपनी उन्हें डायरेक्टली कंट्रोल कर सके। तो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स थे क्लॉथ ट्रेड के लिए, उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, एक पेड सर्वेंट को रख दिया जिसका नाम था गुमाश्ता, जो सुपरवाइज करता था वीवर्स को, कलेक्ट करता था उनसे सप्लाईज और क्वालिटी ऑफ क्लॉथ को एग्जामिन करता था। अब उन्होंने सेकेंड वे क्या निकाला कि कंपनी ने अपने जो वीवर्स को उन्होंने हायर किया उन्हें बाकी कोई बायर से ट्रेड करने के लिए मना कर दिया। एक वे उन्होंने ये क्या की कि उन्होंने एक सिस्टम ऑफ एडवांसेस निकाला। जब भी वह एक ऑर्डर प्लेस करते थे तो वीवर्स को लोन दे देते थे ताकि वो अपना रॉ मटेरियल परचेज कर सके प्रोडक्शन के लिए। अब जिन्होंने भी लोन लिया उन्हें अपना क्लॉथ सिर्फ गुमाश्ता को ही देना पड़ता और वो कोई और अदर ट्रेडर को नहीं दे सकता। और जैसे जैसे लोन्स आने लगे डिमांड ऑफ टेक्सटाइल बढ़ते गया और वीवर्स ने भी लालची होकर बहुत सारे लोन्स ले लिए और एडवांसेस ले लिए कि उन्हें और मिलेगा। और जो बहुत सारे वीवर्स थे उनके पास ना लैंड ऑफ प्लॉट भी हुआ करता था जो वो साइड में कल्टिवेट करते थे जब वो वीव नहीं कर रहे होते। अब उन्हें ये प्लॉट्स को भी लीज आउट करना पड़ा, लाइक बेचना पड़ा या रेंट पर देना पड़ा ताकि वो अपना सारा कंसंट्रेशन वीविंग पर लगा सके। अब ये जो वीविंग एक आर्ट है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेबर एक्सटेंसिव है। इसमें पूरी फैमिली का टाइम निकल जाता था। तो हर एक मेंबर ऑफ द फैमिली एक डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोसेस से इन्वॉल्व रहता था। लेकिन जल्दी ही वीविंग विलेजेस में से रिपोर्ट्स आने लग गए कि देयर आर क्लैशेस बिटवीन, लड़ाई हो रही है बिटवीन द वीवर्स एंड द गुमास्टर्स। क्योंकि जब वो जो अर्ली सप्लाई मर्चेंट्स थे, जो हमने पहले पढ़ा कि कैसे मर्चेंट्स जो टाउन्स और विलेजेस को कनेक्ट करते थे, वो क्या करते थे, वो हम मोस्टली वीविंग विलेजेस में पहली बार रहते थे। सेकंड, वो अपने वीवर से थोड़ा क्लोज कांटेक्ट रखते थे और उनसे क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करते थे और उनके हर एक नीड्स और देखभाल करते थे और उनके हर एक टाइम ऑफ क्राइसिस में मदद करते थे। पर ये जो न्यू गुमास्टर्स थे वो एक आउटसाइडर था। वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, उन लोग को कैसे रखना है, उन्हें कुछ भी नहीं पता और वो बहुत एरोगेंटली आते थे। तो जब कलेक्शन डेट आ गया तो वो एरोगेंटली आएंगे, 2-3 सिपाही लेकर आएंगे और अगर कोई वीवर ने उन्हें दिया नहीं तो उन्हें मारेंगे या फ्लॉगिंग करेंगे। इन सब की वजह से ये जो वीवर्स थे वो अपना स्पेस ऑफ बार्गेन घट गए कि अगर उन्हें अपना प्राइस थोड़ा बढ़ा कर देना है तो वो नहीं दे पा रहे थे और कंपनी जो उन्हें पैसा वापस कर रहा था वो बहुत कम दे रहा था और वो ये सिस्टम से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि उन्होंने कंपनी से लोन लिया था जो उन्हें कंपनी से टाई करता था। अब इतने अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से बहुत सारे प्लेसेस इन कर्नाटक और बंगाल में वीवर्स ने अपने विलेजेस को डिजर्ट कर दिया और दूसरे विलेजेस में जाकर अपना लूम्स सेटअप कर दिया जहाँ पर उनके पास कोई फैमिली रिलेशन था। और कई जगह तो वीवर्स ने अपना पूरा प्रैक्टिस ही छोड़ दिया और एग्रीकल्चर लेबर में चले गए। एक जगह तो वीवर्स ने अपने विलेज ट्रेडर्स को मिलकर कंपनी को अपोज करने की भी कोशिश की और उन्होंने लोन्स लेना बंद कर दिया और फाइनली वो भी एग्रीकल्चर लेबर में चले गए। एंड बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरीज कॉटन वीवर्स जो थे वो अब एक नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स से फेस करने वाले थे। अब 1772 में हेनरी पटुलो, एक जो कंपनी ऑफिशियल था, उसने बोला था कि
डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इतना है कि वो कभी रिड्यूस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नो अदर नेशन इंडिया जैसा गुड क्वालिटी बनाता है। लेकिन तब भी बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में इतना डिक्लाइन हुआ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया कि कभी नहीं हुआ होगा। In 1811 and 12, piece goods accounted for 33% of Indian exports. But 1850 और 51 तक वो 3% तक भी नहीं आ पा रहा था। एंड तो ये सब हुआ क्यों, एंड उसका बाय द एंड रिजल्ट हुआ क्या? अब जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में डेवलप होने लग गए, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थोड़ा टेंशन में आ गए, क्योंकि बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट्स इतना लार्ज था कि वो सडनली उसे बंद नहीं कर सकते। तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दे, ताकि लोकल मार्केट ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए खुल जाए। और उसी टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया कि वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंडियन मार्केट्स में भी सेल करने लगे। अब इन सब के कारण एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स बढ़ते गया। अब एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक इंडिया में नो कॉटन प्रोडक्ट्स आते थे, पर 1850 तक अराउंड 31% सम एक्सपोर्ट्स कॉटन ले लेता था, और ये फिगर 1870s में 50% तक राइज हो गया। अब ये जो कॉटन वीवर्स इंडिया में थे वो अब दो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। पहला, उनका एक्सपोर्ट मार्केट पूरा बंद हो गया था क्योंकि ब्रिटेन ने अपना एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दिया, और सेकंड, लोकल मार्केट छोटा होते गया उनके लिए। क्यों? क्योंकि अब इतना सारा जो एक्सपोर्ट बाहर से आ रहा था वो अब पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा चीप था क्योंकि मशीन मेड गुड्स था। पर ये जो इंडियन हाथों से बना हुआ वोवन क्लॉथ था वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था, तो लोग उसे बाय नहीं कर रहे थे। फाइनली 1850s में रिपोर्ट्स फ्रॉम वीविंग रीजन्स ऐसे आने लग गए जो सिर्फ डिक्लाइन और डेसोलेशन के बारे में बताए, पर ये उनकी एंड ऑफ मिजरी नहीं थी। 1860s में उन्होंने एक नई प्रॉब्लम को फेस किया। अब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था। जब अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ तब यूएस ने पूरा एक्सपोर्ट बंद हो गया था, तो ब्रिटेन अब इंडिया की तरफ टर्न हुआ। तो अब एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज़ होते रह गया। सो इंडिया जितना भी कॉटन बना रहा था वो आधा एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसके वजह से जो डिमांड बढ़ी उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़े। अब ये जो पुअर वीवर्स है उनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो मार्केट से compete कर पाए, जिसकी वजह से उनके पास सप्लाईज आने बंद हो गए। एंड फाइनली जब उन्होंने इतने सारे कपड़े सामान इतने महंगे प्राइसेस में ख़रीदे तब उनके पास पैसे वीविंग के लिए बचे नहीं। एंड बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वीवर्स और जो बाकी क्राफ्ट्समैन थे वो एक और प्रॉब्लम को फेस करने लग गए। अब फैक्ट्रीज इंडिया में बनने लग गए, जिसने प्रोडक्शन शुरू कर दी और मार्केट को मशीन मेड गुड से फ्लड कर दिया। एंड अब इतने सारे मशीनों से बेचारे वीवर्स कैसे compete करें, और फाइनली उन इंडियन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री पूरा ख़त्म हो गया। एंड विद दैट वी एंड द टॉपिक। थैंक यू।